बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 अक्टूबर है और दिन है हफ्ते का। बड़ी डेवलपमेंट हो गई है केपीके से। वफाकी हुकूमत ने पहला सरेंडर कर दिया है सोहेल आफरीदी के सामने। वफाकी हुकूमत के जो केपीके में नुमाइंदे हैं वो गवर्नर केपीके फैसल करीम कुंडी साहब हैं। फैसल करीम कुंडी इस डर से, इस खौफ से कि कहीं कानूनी तौर पर, आइनी तौर पर ये चीज़ उनके खिलाफ इस्तेमाल ना हो कि ये गवर्नर ऑफिस में मौजूद थे या गवर्नर हाउस में मौजूद थे और इस्तीफ़ा क्योंकि इनको मौसूल हो गया था, तो इसलिए कोई और रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आइन बड़ा वाज़ेह है कि जब गवर्नर को इस्तीफ़ा मौसूल होगा तो उसी वक्त वो इफेक्टिव हो जाएगा। कोई आइन के अंदर ये दर्ज नहीं है कि 48 घंटे का टाइम होगा, गवर्नर के पास सोच विचार का टाइम होगा, गवर्नर को कानूनी तकाजे पूरे करेगा, कोई आइनी तकाजे पूरे करेगा। ये ऐसा कुछ भी नहीं था, इसलिए गवर्नर जो है वो पेशावर जा नहीं रहे थे। फिर आपने परवेज़ रशीद साहब की गीदड़ भभकियाँ सुनी कि नहीं होने देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और बड़ी ये धमकियाँ लगा। अता ताड़ की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, इख्तियार वली की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, लेकिन बिलाखिर यह है कि वफाकी हुकूमत का ये पहला सरेंडर है सोहेल आफरीदी के सामने कि गवर्नर केपीके ने इस बात का एतराफ़ कर लिया है कि आज 2:30 बजे उनको जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं उनका इस्तीफ़ा मौसूल हो गया है। और उन्होंने ये एतराफ़ इसलिए किया है कि जो सलमान अकरम राजा साहब जब से पहुंचे हैं पेशावर, तो सलमान अकरम राजा साहब तमाम कानूनी और आइनी तकाज़ों को पूरा करवा रहे हैं। वो तमाम चीज़ों को, ज़ाहिर है उनसे बेहतर कौन इन चीज़ों को जानता है, तो सलमान अकरम राजा साहब के, इसीलिए आपने देखा कि जब कल रात को ये खबरें आ रही थीं कि कल रात को असम्बली का इजलास जो है वो बुलाया जा रहा है और कल रात को ही वज़ीर आला केपीके का इंतखाब कर दिया जाएगा, तो जाकर सलमान अकरम राजा साहब ने रुकवाया। उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसी चीज़ मत करें जो आइनी और कानूनी तौर पे जिसमें कोई सुकम रह जाए और वो चीज़ हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो, इसीलिए कल रात को इजलास नहीं बुलाया गया। और फिर उसके बाद आज एक और चीज़ की, मैं नाक़िद हूँ अली अमीन गंडापुर साहब का, लेकिन आपको एक उनको क्रेडिट देना होगा कि अली अमीन गंडापुर साहब को ये कहा गया कि आपका जो पहला इस्तीफ़ा है वो टाइप शुदा है, और ये बहाना बनाया जा रहा है कि उनको हाथ से लिख के इस्तीफ़ा देना चाहिए था। और दूसरा मसला जो ये सोच रही थी हुकूमत, वफाकी हुकूमत, शहबाज सरकार, कि हम इस मामले को चैलेंज करवा देंगे पेशावर हाई कोर्ट में, कि क्योंकि उन्होंने लिखा है अपने इस्तीफ़े में, अली अमीन गंडापुर साहब ने, कि मैं अपने कायद इमरान खान के हुक्म पर इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। तो ये इस बुनियाद पर अदालत में केस लेकर जा रहे थे कि इमरान खान क्योंकि एक कन्विक्टेड पर्सन है और एक कन्विक्टेड पर्सन एक सूबे के वज़ीर आला को इस तरह से डिक्टेट नहीं कर सकते, और क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि प्रैक्टिकली भी और हर हवाले से इमरान खान ही पीटीआई के सरबराह भी हैं, बानी चेयरमैन भी हैं, लेकिन अब अगर कागजात की लीगल डॉक्यूमेंट्स की बात करें, कानूनी उसके अंदर बात करें, फ्रेमवर्क के अंदर बात करें, तो उसमें इमरान खान साहब अदालतों के अंदर पीटीआई के कोई उनका आप उस तरह से उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनके नाम को, उनके दस्तखतों को, कि वो बानी चेयरमैन है, क्योंकि अदालती फैसले ऐसे मौजूद हैं जिसकी बुनियाद बना के कोई हर्डल्स क्रिएट की जा सकती थी। लिहाजा अली अमीन गंडापुर साहब को जब कहा गया, अली अमीन गंडापुर साहब ने हाथ से लिखा हुआ इस्तीफ़ा भिजवा दिया। उसके ऊपर आज 11 अक्टूबर की तारीख थी और आज अली अमीन गंडापुर साहब का हाथ से लिखा हुआ इस्तीफ़ा कानूनी प्रोसेस के जरिए जाके रिसीव करवाया गया। आपने एक देखी होगी, रसीद देखी होगी आपने, जिसमें रिसीविंग जो है वो दी गई है, पूरा उसके अंदर सारा कुछ लिखा हुआ है। अब उस एक कागज़ को जो है वो तहरीक इंसाफ के पास वो ऐसा कागज़ आ गया है जिसको वो अदालत के अंदर जाके पेश करें तो एक कागज़ ही काफ़ी है कि ये है गवर्नर ऑफिस की रिसीविंग। और आइन बड़ा वाज़ेह है कि जैसे ही गवर्नर को इस्तीफ़ा मौसूल होगा तो उसके बाद वो इस्तीफ़ा मौसर हो जाएगा और वज़ीर आला नहीं रहेंगे। तो अब यह है कि वहाँ पे क्योंकि गवर्नर ने इस बात का एतराफ़ कर लिया है कि मुझे इस्तीफ़ा मौसूल हो गया है 2:30 बजे, और उसमें अली अमीन गंडापुर साहब ने ये जिक्र नहीं किया कि मैं इमरान खान साहब के कहने पे ये जो है ये इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। उन्होंने सिंपल कहा है, उन्होंने ज़ाहिर है ये तो कहा है कि मैं मतलब वफादारी निभाते हुए, लेकिन इमरान खान साहब का नाम नहीं है, और उन्होंने लिखा है कि वो अपनी कन्विक्शन से, वो अपनी मर्जी से इस्तीफ़ा दे रहे हैं, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है। तो उन्होंने वफाकी हुकूमत की एक और चाल जो है वो नाकाम बना दी है, और इस पे तारीफ़ करनी चाहिए अली अमीन गंडापुर साहब की। इस पे कोई अब उन पे तनकीद नहीं कर सकता। वो अगर ना भेजते रिटर्न इस्तीफ़ा अपने हाथ से लिखा हुआ और इमरान खान साहब का जिक्र किए बगैर, तो फिर एक ऑप्शन था हुकूमत के पास कि वो ये मामला उनके पहले इस्तीफ़े की बुनियाद पर ले जाएं पेशावर हाई कोर्ट में, लेकिन अब वो रास्ता भी बंद हो गया है। और इसी तरह से जो ये हैं फैसल करीम कुंडी है, वो आप ये कह रहे हैं कि मैं आइन और कानून के मुताबिक जो है वो अगला फैसला करूंगा, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि उनके पास कोई ऑप्शन इसके अलावा जो है वो नहीं है। इसके अलावा आज आपने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की जुनैद अकबर साहब ने और सलमान अकबर राजा साहब ने
तैमूर झगड़ा साहब, इन सब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस, असद कैसर साहब, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इन्होंने DGSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो है वो जवाब दिया है। और इन्होंने जो DGSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो जवाब दिया है उस पे तो आप बहुत ज़्यादा क्लिप्स भी आप सुन चुके होंगे और आप जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी आप जो है वो मुकम्मल तौर पर देख चुके होंगे। इसके अलावा इस वक्त वहाँ पे जो सूरत हाल चल रही है वो ये है कि MPs जो हैं, जितने भी KPK असम्बली के MPs हैं, उन तमाम को इस वक्त भी खाने पे बुलाया गया है। तमाम यानी अक्सरियत वहाँ पे मौजूद है और तहरीक इंसाफ के जो लोगों से हमारी बात हुई है वो इस बात पे बहुत कॉन्फिडेंट है, वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि उनके पास जो है वो नंबर गेम पूरी है और उनके पास नंबर गेम जो है वो कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, इसी तरह से तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत भी वहाँ पर पहुँच रही है। फिर आपने ये भी देखा कि आज तहरीक इंसाफ का एक डेलीगेशन जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब के वहाँ जो मरकज़ है वहाँ पर भी गए हैं कि मौलाना JUIF जो है वो सपोर्ट करे इनको, सोहेल आफरीदी साहब को। अच्छा, मौलाना फजल रहमान साहब का क्योंकि पहले एक उनकी लड़ाई थी इनके साथ, अली मीन गंडापुर साहब के साथ, वो भी अब मामला नहीं रहा। असम्बली के अंदर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इसके अलावा जो बड़ी एक पेशरफ्त है वो तो ये है कि सोमवार को इजलास जो है वो तलब कर लिया गया है, उसका एजेंडा भी आ गया है। और बाबर सलीम सवाती साहब जो स्पीकर हैं KPK असम्बली के, उन्होंने ट्वीट भी कर दी हैं वो डॉक्यूमेंट्स। एक आखिरी डॉक्यूमेंट मैं आपको पढ़ के भी बताऊंगा जिसमें उन्होंने सारा वो तरीकाकार भी बता दिया है। और कल यानी अब जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, हो सकता है तारीख कुछ लोग उस वक्त देख रहे हो जब नई तारीख का आगाज़ हो गया हो 12 अक्टूबर का, तो कल 12 अक्टूबर को, या जो 12 बजे के बाद देख रहे हैं आज फिर हो जाएगा 12 अक्टूबर, 12 अक्टूबर 3 बजे तक नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं वो भी तलब कर लिए गए हैं और देख रहे हैं कि अपोजिशन किसको अपना उम्मीदवार लाती है या कहीं बिला मुकाबला ही ना हो जाए, इसके लिए भी कोशिशें हो रही हैं। ये तो खैर बड़ा मुश्किल है कि बिला मुकाबला हो जाए, लेकिन कोशिशें इस पर ज़रूर जारी हैं। बैरिस्टर गौहर साहब गायब हैं, मुकम्मल तौर पे वो नज़र नहीं आए। सलमान कुनाजा साहब एक्टिव हैं और इसी तरह से फरजाना शाह साहिबा जिन्होंने बहुत अच्छा कल सवाल भी किया था, और फरजाना शाह जो ब्यूरो चीफ है वहाँ पे ITV की, उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि ANP ने अपोजिशन का वज़ीर आला लाने और सोहेल आफरीदी के मुकाबले में किसी और को वोट देने से इनकार कर दिया है। यानी ये नहीं है कि वो सोहेल आफरीदी को दे रहे हैं वोट, लेकिन वो अपोजिशन में तो हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो अपोजिशन अगर कोई मुश्तरक उम्मीदवार लाती है तो उसको वोट नहीं देंगे। ये फरजाना शाह साहिबा का कहना है और वो ये कहती हैं कि अब अपोजिशन को 24 वोट चाहिए, PTI के 24 बंदे तोड़ने पड़ेंगे। और मेरी PTI के जिन लोगों से बात हुई है वो कह रहे हैं कि PTI का इस वक्त एक बंदा भी तोड़ना बहुत मुश्किल है, बाकी ये तो सोमवार का दिन बताएगा कितने वोट पड़ते हैं। जुनैद अकबर साहब दावा कर रहे हैं कि वो 100 वोट डलवाएंगे, लेकिन ये तो जाहिर है, मैंने आपको बताया था कि अहसाब की जंग में इस तरह के बयान दिए जाते हैं। लेकिन ये बात अभी भी मेरी इस वीडियो की रिकॉर्डिंग से पहले PTI की एक शख्सियत से बात हुई है, वो बहुत कॉन्फिडेंट है कि हमारे पास नंबर गेम जो है वो पूरा है। रिजवान गिलज़ई साहब पहले ही बता चुके हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब भी इनकार कर चुके हैं फैसल गिनकुंडी को कि वो हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। देखें, मौलाना साहब एक ऐसी हुकूमत नहीं लेंगे जिसको वो चीज़ें करनी पड़े KPK के अंदर जिसको अवामी हमायत भी हासिल ना हो और जिसकी वजह से मौलाना साहब को बाद में जो है वो अच्छी खासी उसका रिएक्शन का भी सामना करना पड़े। लिहाज अली जो जर्नलिस्ट हैं बड़े अच्छे KPK के, उन्होंने कहा कि मसला अली अमीन के इस्तीफे की कबूलियत का था ही नहीं, मसला तो वही था सोहेल आफरीदी की कबूलियत का। और क्योंकि आपको पता है कि इमरान खान साहब के पास से कुछ लोग गए थे PTI के, उन्होंने कहा था कि आप सोहेल आफरीदी का नाम वापस ले लें, किसी और को कर दें, खान साहब ने इनकार कर दिया था। इसके अलावा जिरगे जो हैं वो फाटा में एक्टिव हुए हैं, उन्होंने भी वीडियो पैगाम दिए हैं सोहेल आफरीदी के हक में, और क्योंकि इनका फाटा से ही इनका तल्लुक़ है, इनका सोहेल आफरीदी का, तो वहाँ खासा जोश व खरोश जो है वो पाया जाता है। PTI इस वक्त मुकम्मल तौर पर मुतहद है, एक भी इख्तलाफी आवाज़ KPK से सोहेल आफरीदी के खिलाफ नहीं आई। ये बहुत हैरान कुन है, कोई ग्रुप नहीं, कोई बंदा नहीं, कोई MPA नहीं, कोई वर्कर नहीं, कोई काउंसलर नहीं, कोई भी इनके खिलाफ नहीं है, ना ही कोई लेग पुलिंग हो रही है। सोशल मीडिया भी पूरे का पूरा जो है वो इनके साथ खड़ा है। इसके अलावा जनाब आप आ जाए, जनाब जो एजेंडा और तरीकाकार जारी किया गया है और नोटिस जारी कर दिया गया है वज़ीर आला के इंतखाब के प्रोसेस के लिए, ये 11 अक्टूबर आज ये नोटिस जारी किया है और ये जारी करने वाले हैं जनाब सेक्रेटरी जो हैं सूबाई असम्बली KPK। उन्होंने कहा है कि वज़ीर आला के इंतखाब के लिए सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा कवायद और तरीकाकार उसमें आगे हवाला दिया गया है कि उनके तहत क्या होगा। नंबर 1 अलिफ मोरखा 12 अक्टूबर बरोज़ इतवार बवक्त 3 बजे दोपहर से पहले वज़ीर आला की नामजदगी के कागजात सेक्रेटरी असम्बली के पास जमा कराए जा सकते हैं। कोई रुकन किसी दूसरे रुकन को बतौर वज़ीर आला इंतखाब के लिए जो है वो आगे प्रोसेस है कि किस तरह से वो तजवीज़ कुनिंदा होगा और तायीद कुनिंदा होगा, उसके दस्तखत होंगे, और इसी तरह से उम्मीदवार का एक दस्तखत शुदा बयान मुंसलिक होगा कि इस नामजदगी पर वो रजामंद है।
اور اس طرح سے سیکرٹری اسمبلی کو دے کر اور کوئی بھی امیدوار کسی کو وزیر اعلیٰ نامزد کر سکتا ہے، اور ساتھ نامزدگی فارم بھی جاری جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ بمطابق قاعدہ 19 کے تحت وصول شدہ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال جناب اسپیکر صاحب امیدواروں، ان کے تجویز کنندگان اور تائید کنندگان جو حاضر رہنا چاہیں اسی دن سپیر 4 بجے یا جو وقت متعین کرے گا کی جائے گی، یعنی کل ہی اتوار کو ہی جو ہے وہ ان کی جانچ پڑتال بھی ہو جائے گی اور اسکروٹنی بھی ہو جائے گی ڈاکومنٹس کی۔ اگلا جو پروسیس ہے اس کے مطابق 13 تاریخ کو اتوار کے دن 10 بجے، سوموار کے دن 13 اکتوبر سوموار کو 10 بجے صبح اسمبلی اجلاس کے جو ہے وہ ہوگا۔ اس میں کیا کیا ہوگا؟ اس میں بتایا گیا کہ وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے سلسلے میں ووٹوں کے اندراج کا طریقہ کار، رائے دہندگی کے آغاز سے قبل ایوان میں غیر حاضر اراکین کو حاضر ہو جانے کے لیے جناب اسپیکر صاحب ہدایات دیں گے کہ 5 منٹ کے لیے گھنٹیاں بجائی جائیں، 5 منٹ گھنٹیاں بجا کر بند کر دی جائیں گی۔ اس کے فوراً بعد لابیز کے تمام دروازے جو ہیں وہ بند کر دیے جائیں گے۔ ہر دروازے پر متعین اسمبلی عملہ رائے دہندگی مکمل ہونے تک ان دروازوں سے کسی کو داخل نہیں ہونے دے گا، نہ ہی باہر جانے کی اجازت دے گا۔ اس کے بعد پھر جناب اسپیکر قواعد کے مطابق وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے سلسلے میں اسمبلی کے سامنے امیدواروں کے نام پڑھ کر سنائیں گے اور ان اراکین سے جو کسی امیدوار کے حق میں ووٹ دینا چاہتے ہیں ایک قطار میں دروازے میں سے گزر جانے کے لیے جو ہے وہ کہیں گے، اور جب وہ گزریں گے تو ٹیلرز جو ہیں وہ ان کے کاؤنٹ کریں گے کہ کتنے لوگ اس دروازے سے گزرے ہیں۔ اور اسی طرح سے جناب وہ آگے کہتے ہیں کہ شمار کنندگان کا ڈیسک پر پہنچ کر ہر رکن اپنی باری پر اپنا الاٹ شدہ ڈویژن نمبر پکارے گا۔ شمار کنندگان ڈویژن فہرست میں اس کے نمبر کو نشان لگا کر ساتھ ہی رکن کا نام پکاریں گے۔ اس بات کو یقینی بنانے کی غرض سے کہ اس کا ووٹ صحیح طور پر درج کیا گیا ہے، رکن اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرے گا توقع یہ کہ اس نے شمار کنندہ سے اپنا نام واضح طور پر سنا ہو۔ ایک رکن اپنا ووٹ درج کرنے کے بعد ایوان میں واپس نہیں آئے گا تاوقت یہ کہ پیراگراف نمبر 3 کے تحت گھنٹیاں نہ بجائی جائیں۔ اس کے بعد جب جناب اسپیکر صاحب کو معلوم ہو جاتا ہے کہ جملہ اراکین نے جو ووٹ دینا چاہتے تھے اپنے ووٹوں کا اندراج کیا ہے تو وہ رائے دہندگی مکمل ہونے کا اعلان کریں گے۔ اس پر سیکرٹری اسمبلی ڈویژن فہرست اکٹھی کرائے گا، درج شدہ ووٹوں کی گنتی کرائے گا اور گنتی کا نتیجہ اسپیکر کو پیش کرے گا۔ اسپیکر پھر اراکین کو ایوان میں واپس لانے کے لیے 2 منٹ کے لیے گھنٹیاں بجانے کی ہدایت دے گا۔ گھنٹیاں بجنا بند ہو جانے کے بعد اسپیکر رائے دہندگی کے نتیجے کا اسمبلی کے سامنے وزیر اعلیٰ کا اعلان کرے گا۔ وزیر اعلیٰ منتخب ہونے کے لیے اراکین اسمبلی کی درکار اکثریت اگر مقابلے میں صرف ایک امیدوار ہو اور اسمبلی کے کل ارکان کی اکثریت کے ووٹ حاصل کر لیتا ہے تو اسپیکر صاحب اس کے بطور وزیر اعلیٰ منتخب ہونے کا اعلان کر دیں گے۔ لیکن اگر اس صورت میں مطلوبہ اکثریت حاصل نہیں کرتا تو انتخاب کے لیے جملہ کارروائی بشمول نامزدگی امیدواران اثر نو شروع ہوگی۔ اس کے بعد اگر کوئی امیدوار پہلی رائے دہی میں اسمبلی کے کل ارکان کی اکثریت کے ووٹ حاصل نہیں کرتا تو اسپیکر 2 امیدواروں کے درمیان جنہوں نے پہلے رائے دہی میں سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں دوسری رائے دہی کا کرائیں گے، اور اس کے بعد ان کے وزیر اعلیٰ جو بھی زیادہ ووٹ لے گا تو اس کے وزیر اعلیٰ منتخب ہونے کا اعلان کیا جائے گا۔ مگر شرط یہ ہے کہ اگر سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والے 2 یا زیادہ امیدواروں کے حاصل کردہ ووٹوں کی تعداد مساوی ہو تو اسپیکر اس وقت تک ان کے درمیان مزید رائے دہی کا انعقاد کرے گا توقع یہ کہ ان میں سے ایک حاضر اور ووٹ دینے والے اراکین کی اکثریت کے ووٹ حاصل کر لیتا ہے اور ایسے امیدواروں کے بطور وزیر اعلیٰ منتخب ہونے کا اعلان کر دیا جائے گا۔ تو جناب سوموار کو اب یہ پروسیس کمپلیٹ ہوگا اور سوموار کو جو ہے وہ یعنی تمام اگر مگر مفروضے اندازے سب ٹھیک یا غلط ثابت ہو جائیں گے۔ تحریک انصاف یہ دعوے کر رہی ہے کہ ان کے پاس نمبر گیم پورا ہے اور وہ بہت آسانی سے سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ منتخب کروا لیں گے، اور دوسری سائیڈ سے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو سرپرائز ملے گا، سوموار کو ان کے لوگ کچھ لوگ غائب ہو جائیں گے اور یہ اب سوموار کا دن ہی بتائے گا۔ اس وقت تک تو تحریک انصاف کے جتنے بھی لوگ وہاں پر موجود ہیں جن سے میری بات ہوئی ہے وہ بہت ہی کانفیڈنٹ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے کانفیڈنس کا اسی سے اندازہ لگائیں کہ ہم تو 10 اور 11 اکتوبر کی درمیانی رات ہی ووٹنگ کروا کے اور سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ منتخب کروانے کے لیے تیار تھے، ہمارے پاس نمبر گیم پورے تھے تو ہی ہم یہ کر رہے تھے۔ تو بہرحال جی دیکھتے ہیں چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں۔ جو بھی اس کے بعد ابھی ایک میٹنگ جاری ہے، جب یہ میٹنگ ختم ہوتی ہے تو اس میٹنگ کا احوال آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔